कि अगर हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं जी। तो इससे क्या हमारे फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट होता है? क्या कोई स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो गुस्से की वजह से ही आती हैं? यस, यस, यस। इसके फिजिकल क्या-क्या इफ़ेक्ट आ जाते हैं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, एंग्ज़ायटी रहती है हमेशा, ओके। हर एक बात पे ट्रिगर हो जाते हैं। हम्म, इसके अलावा एक हेस्ट में रहते हैं हमेशा, जल्दी-जल्दी सी में, मतलब एंग्ज़ायटी में है, ये भी करना है, वो भी करना है, गलतियाँ बढ़ जाती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और यदि साथ में कोई फिजिकल एलिमेंट पहले से था, जैसे हाइपरटेंशन हो या हेडेक हो या माइग्रेन हो, तो ये और चीज़ें बढ़ जाती हैं। ओके सर, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे आपने ग्रूमिंग की, बचपन की, सबकी बात करी, जी, तो बचपन हम सबके लाइफ का वो टाइम होता है जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हुँ। क्या वो भी किसी के गुस्से के पैटर्न को शेप करने में हाथ रखता है कुछ? हाँ, बच्चों की जो ग्रूमिंग है चाइल्डहुड एज, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम जो सीखते हैं वो पढ़ाने से नहीं सीखते हैं, वो हमको करते हुए देखने से ज़्यादा सीखते हैं। कि यदि वो देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई मुझसे प्यार से बात करते हैं, हर बात पे थैंक यू बोलते हैं, हर बात पे आई लव यू बोलते हैं, मुझसे कोई चीज़ गिर गई तो मुझे बताते कि भैया इसको ऐसे सँभालना था, इसको यहाँ पे रखना था। मेरे पे एकदम चिल्लाते नहीं हैं कि तुमसे तो ये भी नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम नालायक हो। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। पर दूसरे बच्चों के, दूसरे जिस घर में हर बात पे डाँट पड़े, हर बात पे गुस्सा दिखाया जाए, और कई परिवारों में तो गुस्सा दिखाना बच्चे के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको मालूम है कि माएँ कहती हैं जब तक रोएगा नहीं इसको दूध नहीं पिलाएँगे। आम तौर पे सुना होगा माता-पिता घर के बड़े बुजुर्ग, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी वहाँ पे हरिद्वार में अस्थि का ये करना, मुझे उस वाले चर्च में ही करना, मुझे उस जगह लेके जाना, मुझे वो करना। यानी वो चाहते हैं मुझसे पूछो ना मेरी इच्छा क्या है। तो व्हाट दे वांट? अटेंशन। एंड गुस्सा करना भी एक अटेंशन को सीक करने का तरीका है। अब वो अलग बात है कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जी। लोग अक्सर कहते हैं या हम भी कहते हैं कि मैं जो मेरे अपने हैं, जैसे मेरे घर वाले, मेरा भाई बहन या फिर पार्टनर, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, जो हमारे साथ बहुत क्लोज होते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि, या ऐसा होता भी है कि हम उनके साथ अनफिल्टर्ड रहते हैं, या हमारा जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, हम उन्हें बता देते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम मास्क नहीं लेके बैठे कि क्या सोचेगा ये मेरे बारे में। बिल्कुल ठीक है ना? और इसी चक्कर में सर ज्यादातर झगड़े भी होते हैं। जो हमारे जो बहुत क्लोज निट फैमिली हो गया, ग्रुप हो गया, जिसके आपने सबके नाम लिए, फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, बच्चे, ये हमारे बहुत क्लोज निट हो गए, हम इनको डेली यूज करते हैं। करेक्ट। तो हम जब डेली यूज करते हैं तो वियर टियर में आ जाते हैं। हम उनको स्पेशल ट्रीट नहीं करते, पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्पेशल ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। बच्चा चाहता है कि मेरे पापा ऑफिस से आते मुझे गोद में उठाएं, वाइफ चाहती है आते मुझे गले लगाएं, हस्बैंड चाहता आते मुझे एक कप चाय मिले, माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऑफिस से आया है, वो चाहता है कि मैं, पति जो ऑफिस से आया वो चाहता है मैं घर में घुसूं तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए आधा घंटा मिल जाए। अब होता क्या है, जैसे ही घर में घुसता है तो पता चला पत्नी सब्जी काटी तो अंदर से कहते अच्छा चाय बना रही हूँ, मैं चाय बना के रखी, लेट आया, ठंडी हो गई है। अब पहला एक सॉल्व होने की जगह कन्फ्रंटेशन हो गया। बच्चा कहता है, ये नहीं कहता पापा पापा है क्या मेरे लिए, क्या लाया, कहता मेरे ना स्कूल में योगा था, आप स्कूल क्यों नहीं आए थे, मेरी वो ड्रेस रह गई थी, मेरी पेंसिल रह गई थी, मेरा पेन रह गया था। कंप्लेनिंग, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम वहाँ माँ या बाप बैठे हम कहते हैं ये तो जब देखो अपने बच्चों में बीवी में ही घुसा रहता है, वही उनका गुलाम है, हमसे तो पूछते ही कुछ नहीं। जब उनसे मिले मेरी दवा लाना तू भूल गया होगा पहले ही, स्टार्ट विद अ नेगेटिव नोट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 NIVH। हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। क्या आपने भी अपने लाइफ में एक छोटे से झगड़े की वजह से अपने रिश्तों को खोया है? एक पल का गुस्सा और सालों की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और फिर रह जाता है रिग्रेट, और इन सब की वजह हमारा गुस्सा। तो आज हम इसी गुस्से को यानी एंगर को मैनेज करने के बारे में जानेंगे, और इसी के बारे में गाइडेंस देने हमारे बीच एक एक्सपर्ट आए हैं, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, प्रोफेसर एट एम्स ऋषिकेश। सो हेलो सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 91.1 NIVH हेलो में। नमस्कार। एंड आज हम बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आई थिंक हर किसी के लाइफ में ये चीज़ होती ही है, कोई नहीं बोल सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता। जी, है ना? जी। तो शुरुआत एक बेसिक सवाल से ही करते हैं सर, कि गुस्सा तो सभी को आता है हमें,
बिल्कुल। पर हम ये कैसे समझें कि अब ये गुस्सा जो है एक एंगर इशू बन रहा है हम्म, और इसे मैनेजमेंट की ज़रूरत है? हम्म। गुस्सा हमारे जीवन में आमतौर पे इसलिए आता है कि कई बार जो हम चाहते हैं या जिस पैटर्न पे चीज़ों को हम चाहते हैं वो उसमें वो उस तरह से नहीं होता। यानी कि हमारी चाहना, हमारी विश और रियलिटी में जो गैप आ जाता है, उसको हम जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसको हम गुस्सा, नाराज़गी, एंगर कह सकते हैं। और ये बड़ी सामान्य सी बात है। हम और आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए बीच में लाइट चली जाए तो हम गुस्सा कहेंगे, ये लाइट को भी अभी अभी जाना जाना था। था, बिल्कुल। या मैं आपके पास आ रहा था या आप अपने ऑफिस आ रहे थे और रास्ते में जाम मिल गया। और कुछ लोग इसमें इरिटेट होते हैं, कुछ गुस्सा होते हैं, कुछ हॉर्न बजाते हैं। हम्म, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोड पे एक दूसरे से उस गुस्से के चक्कर में लड़ भी पड़ते हैं करेक्ट। और मैन हैंडलिंग भी कर लेते हैं, गाड़ियों में टक्कर भी लग जाती है, पुलिस भी। तो देखा जाए गुस्सा उसमें सभी को आया था। पर कुछ लोगों ने उस गुस्से को सामान्य तरीके से विश्वास किया कि भाई सड़क है, थोड़ा जाम लग गया, मैं थोड़ा जल्दी आ सकता था, जाम लग जाना एक सामान्य बात भी है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी और बात से पीछे से कोई नाराजगी, कोई चिड़चिड़ापन या कुछ और परेशानी अपने मन में लिए हुए था, उसको उस चीज़ ने ट्रिगर कर दिया। और जब वो ट्रिगर करके एक हमारे सामान्य जीवन यापन या सामान्य बिहेवियर का हिस्सा ना लगे, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन वो एक्शन, वो लाउडनेस या वो एक्ट हो, तो दूसरे लोगों को लगता है कि एंगर इशू हो गया है। और यदि वो बार बार होने लगे तो, कि ये जब देखो ऑफिस में चिल्लाते रहते हैं, ये जब देखो हर चीज़ पे फाइलें फेंकते रहते हैं, ये घर में कई बार बर्तन तोड़ देते हैं, या इवन छोटे बच्चे हैं कि उनको कोई चीज़ ना मिले तो वो ज़मीन पे लेट के चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि ये जब हमें लगे कि कुछ ये हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है, या ये हमें एनॉयड कर रहा है, या हमें एक वार्निंग लग रही है कि बच्चे में, बड़े में या इस व्यक्ति में ये परिवर्तन क्यों, या ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पर तुमने इतना ज़्यादा रिएक्ट किया। तो इसका माने ये एंगर इशू में आ गया है और इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, तो साइकोलॉजिकली यही रीज़न है कि इस वजह जी। से ऐसा होता है। हाँ। ओके, तो सर अब अगला सवाल मेरा ये उठता है कि जब गुस्सा आता है, क्या गुस्सा आना एक प्रॉब्लम है कि गुस्से के लिए हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है? बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब गुस्सा आता है तो एकदम शांत हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुंह में ऐसा बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने सो ऐसे में ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सिचुएशन सेम है, डिफरेंस क्यों है? दूसरी चीज, आप किस चीज को बेहतर मानते हैं कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बिल्कुल ठीक। ये प्रश्न आपने स्वयं में ही आपने लगभग उत्तर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। कि एक सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने सम सॉर्ट ऑफ गाली गलौज या एब्यूसिव भाषा या जोर से बोलना या टेबल पटकना जैसा स्थिति करी, और दूसरे व्यक्ति ने उसको शांति से बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। यानी आपने खुद कहा कि गुस्सा एक रिएक्शन है, यानी हमें कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर कर गई जो हमें रिएक्ट कर गई। अब रिएक्ट करने में हमारा सोच विचार, हमारी एजुकेशन, हमारी अपब्रिंगिंग और हमें अपने दिमाग को और सिचुएशन को इस्तेमाल करना और अनुभव, ये 5-6 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो रिएक्शन कैसा था। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को जब किसी ने कुछ ऐसी बात बोली जो उसको पसंद ना हो, उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति का रंग थोड़ा सांवला है और उसने उसे कालू कह दिया या ब्लैक ही कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया, या हाइट कम थी उसको छोटा कह दिया, बॉडी शेमिंग कर दी, मोटा कह दिया। यदि वो व्यक्ति उसका मित्र था तो वो उसको बिल्कुल नाराज नहीं होता। परंतु यदि उस मित्र के साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिनको वो जानते नहीं थे, तीसरा यानी किसी आउट ऑफ द सर्किल के सामने ये बात कही, तो उसने उसको अपने पर्सनल सेल्फ रेस्पेक्ट पे उसको इंसल्ट के रूप में लिया और उसने उसको कुछ ऐसा बोल दिया जो उसकी एक रिएक्शन थी। तो यानी जो उसने रिएक्शन करी, तो वो एकदम आपने जो शब्द कहा रिएक्शन, रिएक्शन जो वो हुआ बिकॉज ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। यदि वो व्यक्ति 10 मिनट बाद बात सोचता तो ये कहता कि ये तो है तो मेरा दोस्त, और मैं, ये मुझको कालू कहता, मैं इसको गोलू कहता हूँ, ये मोटा है, पर हम लोग तो बुरा नहीं मानते थे। तो 10 मिनट बात करता, तो यानी कि यदि उसने एक इमोशन को ध्यान दिया तो रिएक्शन हो गई। यदि वो अपने मस्तिष्क का और अपने अनुभव का इस्तेमाल करता तो रेस्पॉन्स हो जाता, और रेस्पॉन्स में हंसी में वो दोनों बातें कह सकता था, यार गोलू ऐसी बात हम नहीं करते हैं, या
एक्सप्रेस कर देता कि तुम्हें उसके सामने नहीं कहना चाहिए नहीं था, कहना चाहिए था। मुझे पसंद नहीं है। ओके। तो ये एक उसका रेस्पॉन्स हो जाता। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ, अब रेस्पॉन्स और रिएक्शन में दो चीज़ों में फ़र्क है। रेस्पॉन्स हमको सीखना होता है, जैसे कि हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करें, अच्छी इंग्लिश कौन सी है, सही इंग्लिश कौन सी है। बोल तो सब लोग इंग्लिश में रहे हैं, करेक्ट। कौन से समय कौन से शब्द बोलने हैं, किस टोन में बोलने हैं, ये हमारा रेस्पॉन्स और बिहेवियर है। और यही हमें परिवार से, एजुकेशन से और समाज से सीखने को मिलता है। तो यदि कोई एक बच्चे का हम उदाहरण लें, तो बच्चा देखता है कि मेरे फादर बहुत गुस्सैल हैं और उनकी सारी बातें मानी जाती हैं, और वो आके मम्मा को या मेरी बहन को या मुझे बहुत डांटते हैं, तो मुझे डर लगता है। बट उसके बच्चे के मन में क्या क्वेश्चन आ गया कि शायद गुस्सा दिखाना एक अथॉरिटी है, ऐसे करने से सब बात मान जाते हैं और इससे एक वीरता, बल, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ दिखती है। और जो चुप रह जाते हैं वो दब्बू होते हैं। तो इसीलिए उसका रेस्पॉन्स और रिएक्शन एंड कॉपिंग मैकेनिज्म, कि हम बड़ों को देख के जो उनका अनुसरण करते हैं, तो संभावना उसमें हो जाती है। तो हम किस तरीके के स्कूलिंग, किस तरह की ग्रूमिंग, किस तरह के परिवार, किस तरह के समाज से आए हैं, उसका हम पे बड़ा फर्क पड़ता है गुस्से को प्रदर्शित करने में। ओके सर, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे आपने ग्रूमिंग की, बचपन की, सबकी बात करी जी, तो बचपन हम सबके लाइफ का वो टाइम होता है जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है, क्या वो भी किसी के गुस्से के पैटर्न को शेप करने में हाथ रखता है कुछ? हाँ, बच्चों की जो ग्रूमिंग है चाइल्डहुड एज, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम जो सीखते हैं वो पढ़ाने से नहीं सीखते हैं, वो हमको करते हुए देखने से ज़्यादा सीखते हैं। कि यदि वो देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई मुझसे प्यार से बात करते हैं, हर बात पे थैंक यू बोलते हैं, हर बात पे आई लव यू बोलते हैं, मुझसे कोई चीज़ गिर गई तो मुझे बताते कि भैया इसको ऐसे संभालना था, इसको यहाँ पे रखना था, मेरे पे एकदम चिल्लाते नहीं हैं कि तुमसे तो ये भी नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम नालायक हो। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। पर दूसरे बच्चों के, जब दूसरे जिस घर में हर बात पे डांट पड़े, हर बात पे गुस्सा दिखाया जाए, और कई परिवारों में तो गुस्सा दिखाना बच्चे के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको मालूम है कि माएँ कहती हैं जब तक रोएगा नहीं इसको दूध नहीं पिलाएंगे। यानी कि उसको कोई चीज़ जिद अपनाने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए उस बच्चे को या किसी बड़े को गुस्सा दिखाना पड़ता है कि उसने आज खाना नहीं खाया। वो ये कह रहा था जब तक मुझे मेरी पसंद की ये चीज़ नहीं लाओगे खाना नहीं खाऊंगा। तो माता पिता या घर के दूसरे लोग जो है उसको खाना खिलाने के लिए कुछ वो चीज़ उसको देते हैं। तो उसको ग्रेटिफिकेशन मिला, उसके दिमाग में बात आ गई कि मैं कहीं नाराज़गी दिखाऊंगा तो ये बात जल्दी मानी जाएगी। तो यहाँ से ही वो गुस्से के पैटर्न पे आ जाता है। फिर वो देखता है कि घर पे एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हम सब महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ हद तक जेंडर बायस भी होता है कि भाई लड़कों को तो गुस्सा आता ही है, ये एक मैस्कुलिन फीलिंग मान ली गई है, तो और लड़कियों को रोएंगी ही रोएंगी। तो जो कोई लड़का रोता है, किसी बात पे गुस्सा नहीं करता, तो परिवार दूसरे कहते हैं तो क्या लड़की है, यानी उसको याद दिलाते हैं तुमको गुस्सा करना है। वो बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं है कि वो तो क्या समझता है कि गुस्सा करना एक मेलिटी का, एक पुरुषत्व का साइन है। तो इसलिए समाज में थोड़ा एंगर बढ़ जाता है। फिर आप मूवीज देखिए, तो मूवीज में होता है वो एंग्री यंग मैन था, वो पुलिस से भिड़ गया, उसने अकेले ने इतने लोगों को मार दिया, उसने क्लास में इनडिसिप्लिन किया तो इनडिसिप्लिन, पर हमें क्या लगता है उसने वो एंगर दिखाया और वाह हीरो बन गया। तो ये कुछ तरह की चीजें हमारे समाज में, घरों में बातचीत करने में हम देखते हैं। समाज में काफ़ी लोग कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई तो धरना प्रदर्शन करते हैं। हम देखते हैं कई जगह कि बसों को थोड़ा तोड़ दिया गया, रोड को, मतलब यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज या समाज को कोई नुकसान, हमारी आवाज़ सुन ली गई। तो ये एक गलत प्रेसिडेंस, और हमारे विकास में, मन के विकास में, सामाजिक विकास में, दोनों में एक क्रोध को एक आप समझिए कि निगेटिव फीलिंग से हीरोइक फीलिंग की तरफ को दर्शा देता है। तो वो दर्शाने में हम लोग इतने परिपक्व नहीं हो पाते हैं कि हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और उसको हम धीमे धीमे पैटर्न बना लेते हैं। तो ये पैटर्न बनने से कहीं ना कहीं बाल्यकाल से और स्कूलिंग एज से, परिवार से, समाज से ये चीज़ें हमें आती हैं कि गुस्सा दिखाना एक बहुत, जैसे कुछ बच्चे बदतमीजी करते हैं
और वो किस लोग के सामने, गेस्ट के सामने, स्कूल में, क्लास में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम्म, तो उनके जो साथी मित्र हैं वो समझाते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। नो नो नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बदतमीजी करना नहीं है। यदि आप किसी बात को कहना है तो बात की जगह, किस जगह कहना है, किस टोन में कहना है, किसके सामने कहना है, ये तीनों चीज़ें एक समझ सिविलाइज लेते हैं। कहलाता है। तो बच्चे में उस समय इतना फर्क नहीं होता कि वो इन तीनों चीज़ों को समझ सके, और वो सो कॉल्ड गुस्सैल या मुंहफट की कैटेगरी में आ जाता है, जी, क्योंकि उसको वहाँ पे ग्रूमिंग नहीं की नहीं गई, की उसको गई। वहाँ पे रोका नहीं गया, उसको बताया नहीं गया कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलना चाहिए। या फिर उनको सीधा फिर मार कुटाई की जाती है, हाँ, कारण नहीं बताया जाता, तब उसमें और गुस्सा बढ़ता है कि खुद तो ऐसा कर रहे थे और मुझे ऐसा करने मुझे से करने रोक से दिया रोक गया। दिया। तो गुस्सा इस तरह से डेवलप होता है, और अनफॉर्चुनेटली यदि उसको चैनलाइज ना किया जाए, उसको एड्रेस ना किया जाए, उसको रेगुलेट ना किया जाए, तो ये धीमे धीमे एक हैबिट की तरफ, एक पर्सनैलिटी में विकार की तरफ बढ़ सकता है। ओके, जी तो सर गुस्से की हमने इतनी बातें करी, तो आज का अगर हम ज़माना देखें, जी बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके एवरीबडी, हर किसी को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, हाँ फ्रस्ट्रेशन होता है। जी तो क्या ये आज का जो बिजी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है और सोशल मीडिया का दौर है, क्या ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस चीज़ के लिए? हाँ, समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको इफेक्ट करते हैं, ये सच्चाई है। और साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम यदि समय से बहुत पीछे चलते हैं तो हम पास्ट में रहते हैं, वो हमें कुछ अलग कष्ट देता है और हम आज की डेट में नहीं चल पाते। करेक्ट। और जब हम समय से तेज चलते हैं तो हम एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में, जिसको हम बोल देते हैं कॉमन भाषा में कि साहब जनरेशन गैप जनरेशन है, गैप, वो कष्ट देता है। हम्म, और हम 3-4 पीढ़ियां आपस में उस कॉमन पेस पे नहीं आ पाते हैं। जी, साथ में ये भी तय है कि समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, लाइफ बहुत फास्ट हुई है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं। उन एक्सेसिबल होने में बहुत सा अच्छा मटेरियल भी है, बहुत सा खराब मटेरियल भी है। जी, ज़्यादा होने से कंपटीशन भी बढ़ा है। तो और सब बच्चों को, सब लोगों को, बुजुर्गों को भी आम तौर पे हर जगह फर्स्ट आना, बेस्ट पोजीशन आना, इस पे ध्यान होता है। तो कंपटीशन बढ़ने में जिनको अपनी वो जगह नहीं मिल पाती है तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में आ जाता या वो फ्रस्ट्रेशन अब जब होता है तो दो तरह से दिखता है। या तो फ्रस्ट्रेशन में आप अलूफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर उसमें आप अपना गुस्सा प्रदर्शित करते हैं, जोर से बोलते हैं, हर चीज़ पे फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो यानी कि इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, ये सच्चाई है। पर जो गुस्सा आता है उसका जो कारण है वो ये है कि जैसे हमें नॉर्मल आवेग है ना, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी को हम प्रेम करते हैं, किसी को हम सम्मान देते हैं, ऐसी गुस्सा भी एक भावना है। जी, परंतु किसी भी भावना का जब वेग जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे पर्सनैलिटी में, जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। तो ये वेग क्यों बढ़ सकता है, इसके कई सारे कारण हैं। जो आपने कहा कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के सामने क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है, वो कुछ कहते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है। करेक्ट, बच्चे की पसंद पूछी नहीं जाती, उसको कुछ भी दे दिया जाता है, वो खुश है, वो दुखी है, क्योंकि हम अपने जीवन में ज़्यादा बिजी थे। तो यानी बच्चे को लगता है कि मुझे समझाने जा रहा है, और वो अपनी बात को समझाने के लिए या ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, बच्चा कोने में सो रहा है, अब उसने वो गीला हो गया, तो या तो जब रोता है तब ध्यान जाता है, और वो फिर समझता है कि रोने से मेरा ध्यान जा रहा है, तो किसी न किसी काम पे वो टेंट्रम थ्रो करता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, भूखा हो गया। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इसको एकदम उनको लगता है कि हम घर में तो खेल रहे थे, स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ डिसिप्लिन में आना है, जी, उनमें लैंग्वेज भी सीखनी है, दूसरे बच्चों के साथ भी बिहेव करना है। अब नेचुरली एक ग्रुप ऑफ बच्चा है, 20 बच्चे, 30 बच्चे क्लास में, तो कोई उसमें शैतान होता है, कोई उसमें शांत होता है, कोई उसमें उतावला होता है, कोई चंचल होता है, कोई गा लेता है। तो उनकी एक ग्रुप डायनेमिक्स बनती है। उस ग्रुप डायनेमिक्स में से सब एक बराबर नहीं हो सकते। तो कुछ बच्चे या कुछ क्लास में कोई किसी को मॉनिटर बनाना है तो मॉनिटर बनता है, तो सबको कमांड करता है, मैडम सबको कमांड करती हैं। तो कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आता है, कोई कहता है मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, वहां से गुस्सा होना शुरू होते हैं। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, इट्स नॉट ऑलवेज। तो ऐसे ही जब बच्चे पढ़ते हैं फिर बच्चों में एक कंपैरिजन होता है। अब माता पिता कहते हैं कि उस बच्चे के तो नंबर ज्यादा आए थे, तुम्हारे कम क्यों आए, अब उसको 2 छोटे से चांटे लग गए।
अब वो बच्चा उस बच्चे के प्रति गुस्से में आ गया, गुस्से क्योंकि में उसको आ आपने ये नहीं सिखाया कि बेटा तुम्हारे ये सवाल गलत थे, ये मैं सिखाता हूँ। जो पेरेंट का काम था वो ये था कि तुम्हारी ये कमियां थी, इन कमियों को मैं एड्रेस करता हूँ और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। आपने उसको कंपैरिजन कर दिया उस बच्चे के साथ, दूसरे के साथ, और उस बच्चे ने उसको दुश्मन मान लिया। करेक्ट। घर में बड़ा बच्चा था, उसको प्यार मिल रहा था, अब छोटा आ गया तो उसका प्यार थोड़ा कम हो गया, अब उसने छोटे को दुश्मन मान लिया। दैट इज नोन एज सिबलिंग राइवलरी। तो यानी ऐसे करके ही ये समस्या चलती रहती है। फिर मुझे पसंद का स्कूल नहीं मिला, मैं मेडिकल लेना चाहता था, मुझे इंजीनियरिंग मिली, मैं इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ, मुझे आर्ट मिली। तो मीन्स क्योंकि चीज़ों की उपलब्धता और चीज़ों को होना और वास्तव में होना, तीनों में एक गैप आ जाता है। एक्सपेक्टेशन तो वर्सेस रियलिटी। यस, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी एंड व्हाट आई एम हैविंग का जो गैप है, ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, वहाँ जन्म देता है। तो ये कब जन्म नहीं देगा, या कब आप, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, आप रियलिटी में जिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि समाज में सबकी ज़रूरत है। आप अच्छे अकाउंटेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे डॉक्टर हैं बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे आरजे हैं बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे मतलब होटल चलाते हैं, आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं। तो काम तो बहुत लोग करेंगे एक जैसा, पर आप अच्छा कीजिए। बट हम क्या कर लेते हैं कि हम एक हार्ड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को जन्म दे देते हैं। ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग को इसीलिए गुस्सा आ जाता है कि मुझे लाल रंग पसंद है, उसे काला रंग पसंद है, मैं काले रंग की कार वाले को देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो अब ये एक हार्ड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हो गई। हमारे देश में देखिए, राज्यों में देखिए, क्षेत्रवाद होता है। क्यों? जबकि किसी ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। तो हम कहते हैं ये उस एरिया का तो आदमी ठीक नहीं होगा, ये उस एरिया का तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हम जो हार्ड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग जीवन में बनाते हैं, इससे हमारा एक टाइट कंपार्टमेंट वाली स्थिति आ जाती है। तो हमारे सामने एक आंसर होता है, या तो ये है या नहीं है। तो है तो हमको अच्छा लगता है, नहीं है तो हम उसके लिए मन में क्रोधित होना शुरू हो जाते हैं जी। और फिर उसको ट्रिगर होता है। करेक्ट जी। तो इसी के साथ अभी हमने इतना मतलब सिचुएशंस जान लिए जी, कि जी। क्यों गुस्सा आता है, लाइफस्टाइल एंड ऑल दिस थिंग्स। जी। ये बात साफ है कि जब गुस्सा आता है लोग हाथापाई भी उतर आता है, जी। पर उससे पहले जो मुंह का यंत्र ये पहले चलता है, ये पहले चलता मतलब है। शब्दों से हम वार करते हैं सबसे पहले। बिल्कुल ठीक आपने तो कहा। ऐसे में जो हमारे बोले हुए शब्द गुस्से में सामने वाले को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, और इससे क्या बहुत सालों से जो रिश्ता रहा है क्या वो भी टूट जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसको यदि हम शरीर को देखें तो, हमारे चेहरे को देखें तो वो सबसे आगे हमारी नाक है। और हम यही कहते हैं जब कोई लड़ाई, नाक की लड़ाई है भाई, नाक की लड़ाई, यानी हम ईगो बना लेते हैं। आंखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं और मुंह से हम बोलते हैं। तो कायदा कहता है कि हमें आंखों से पहले देख लेना चाहिए, कानों से सुन लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। नहीं, उसके बाद ये दिमाग भी रखा था इतना बड़ा, दिमाग से हमको सोचना चाहिए था, एनालिसिस करना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। तो यानी हमने जो डायरेक्टली बोल दिया, इमोशनल बेसिस तो रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन हमारी हमेशा जनरली अच्छी नहीं होती, जब खास तौर पे हम नाराज हैं। क्योंकि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारी रिएक्शन कैसे खराब होती है। हम दो स्कूटर पे या दो मोटरसाइकिल पे, टू व्हीलर पे दो लोग चल रहे हैं, और सडनली एक तीसरा बाइक राइडर आया और वो इन बाइक से टकराया, सब लोग गिर गए। तो पहला रिएक्शन जो होता है, ऑनेस्टली चाहे आपका हो या मेरा हो, ये होता है उठते देखो किसको चोट लगी, कौन बचा। तो फर्स्ट रिएक्शन वाज सिंपैथी एंड एम्पैथी। किसी को लगा तो नहीं यार, देखो। बट जब हम देखते हैं कि सारे ठीक हैं, तो हम कहते हैं गलती तेरी थी, तूने मारा था, मैंने मारा था, मैंने इशारा किया था, यह समझे। तो यानी कि हम पहला जो ऑनेस्ट रिएक्शन हमारे दिल ने जो बनाया है, वो एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम और कंसर्न का बनाया था। पर हमने उसकी जगह अपनी ईगो की, मेरी बाइक से इसने, तूने मेरे से आगे आके टक्कर मारी, मैं राइट था, तुम रॉन्ग थे। तो यानी सेम वे कि जब हम गुस्से में जो शब्द बोलते हैं, तो समय आप ये सोचिए कि जो मुंह का और दिमाग का स्विच था ऑफ हो गया। आप बिना दिमाग के बोल रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ बिना दिमाग के आप कोई भी काम किए तो संभवतः ठीक तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 1-8% कोई हो गया तो तुक्का है। तो यानी कि आपने जो उस समय रिएक्शन किया, वो रिएक्शन निश्चित रूप से कुछ गलत होगा। और उस रिएक्शन के बाद हमने ये भी सोचना चाहिए कि सामने जो हमारा व्यक्ति है, वो दोस्त है, मित्र है, शत्रु है, जो भी है कि ह्यूमन बीइंग है, उसके पास भी उतना ही बड़ा दिमाग, उतना बड़ा शरीर है, वो भी रिएक्ट करेगा। और हो सकता है वो आपसे ज़्यादा हो तो आपसे वो हाथापाई वाला भी रिएक्शन कर दे,
पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो हो सकता है चला जाए। बहुत जेंटलमैन है तो थोड़ा सा कहेगा कि आप नाराज हो, मैं बाद में बात करता हूँ, यानी उसने रेस्पॉन्ड किया। पर हमारी रिएक्शन ने हमारे रिलेशन तो ख़त्म किए, उसने हमारी पर्सनैलिटी को भी ख़त्म किया। बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट अपने गुस्से की वजह से नाकामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने सही समय पर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया और सही समय पर किया नहीं। गुस्से को भी सही समय पर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर हम ये समझना ये है कि इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यदि आपका और मेरा झगड़ा है और मैं रोजाना गली मोहल्ले में आपसे ये कहता रहूँ, सब लोगों से कहता रहूँ गुस्से में कि मुझे वो मिलेंगे तो मैं उनको मार दूंगा, मुझे वो मिलेंगे तो मैं मार दूंगा, और ईश्वर ना करे वो एक दिन मर जाते हैं, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द पुलिस एंड पब्लिक, कि वो तो उनको मारना चाह रहे थे, उसी ने किया होगा। उसी ने क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हम वो शब्द ही क्यों बोलते हैं जो हम चाहते नहीं है। फिर हम गुस्से में क्या कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर मैंने गुस्से में कह दिया था। वही माँ कई बार गुस्से में बच्चे से कह देती है कि तू मेरे लिए मर गया। वही बच्चा कह देता है कि मैं आज मर जाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जब हम इन चीज़ों को क्यों, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ कमियां, उनको हम ठीक करें। यहाँ पे जरूरत यह है कि हम, यदि कोई व्यक्ति गुस्सा हो तो सबसे पहले उसकी बात सुने कि अच्छा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, पानी पियो, तुम्हारी मैं सारी बातें मानता हूँ, बट मुझे अपनी समस्या बताओ क्या है। आप 10 मिनट यदि उससे पेशेंटली बात कर लेंगे, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ 10 मिनट के बाद उन पर बताने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिएक्शन किसी और कारण से थी जो आप पे निकल गई, और वो कारण पता चल जाएगा तो वो समस्या दूर हो जाएगी। बट एक रिएक्शन का, यानी कहीं आग लगी हुई है तो इस आग लगी हुई आग को हम आग से बुझाएंगे या पानी से? तो हमें समझ में आता है कि हमें रिएक्शन में रिएक्शन नहीं करनी, रेस्पॉन्ड करना है, एक सही उपाय करना है। दूसरा काम क्या करना है, उस आग को बुझाने से हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा यदि आग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हमें डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो उस आग में हम भी जल जाएं, तो अपने आप को डिस्टेंस भी करना पड़ेगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा जब आग है तो किसको बुलाएं, मेरे बाल्टी से तो बुझेगी नहीं, फायर ब्रिगेड, यानी डिले करना पड़ेगा, और डिले करके डिस्कस करना पड़ेगा 4 लोगों से। तो यदि किसी व्यक्ति की, दोस्त की, मित्र की ऐसे कोई एंगर इशू है तो हमें दोस्तों में सीरियसली कंसर्न होकर बात करना चाहिए कि ये हमारा दोस्त इतना नाराज़ क्यों है। उसे हमें महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत नाराज़ होता, नो, पूछना चाहिए कि ऐसी बात तो नहीं थी, पर चलो बताओ, क्या पता हम कुछ हेल्प कर दें। तो आई थिंक इट शुड बी एड्रेस्ड एंड रीएड्रेस्ड, it should be discussed, it should not be reacted, and a next knee jerk reaction is never welcome। शायद इससे काफी रिश्ते जो हैं टूटने से बच जाएंगे। जी। सर, आपने बीच में एक बात बताई थी कि अक्सर माएँ गुस्से में ये कहते हैं कि तू आज से मर गया मेरे लिए, या फिर हम सब गुस्से में काफी ऐसी चीजें बोल देते हैं जी, जो शायद हम मीन नहीं भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर एक सवाल या एक बात काफी, मतलब मैंने कई जगहों पे सुनी है कि गुस्से में इंसान वही बोलता है जो उसके दिल में होता है। सो नाउ दिस इज माय क्वेश्चन, क्या गुस्से में इंसान वही बोलता है जो दिल में होता है, कि जो मुंह में बस बोल देता है, या फिर उस टाइम पे अपना एग्रेशन खत्म करने के लिए बोलता है? व्हाट इट इज ओवरऑल, क्या है सर? हाँ, जो बात आपने कही, बात दोनों तरह से समझी जाए तो ठीक है कि ये भी बात सही है कि गुस्से में हम लोग अनाप शनाप बोल देते हैं, और ये बात भी सही है काफ़ी हद तक हमारा मतलब ऐसा होता नहीं है। परंतु आपकी ये बात भी ठीक है कि हम कहते भी शायद वही है जो हमारे दिल में होता है, तो ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लेयर बाय लेयर मन और मस्तिष्क को खोलते हैं साइकोलॉजी में, कि हम संभवतः 3 चेहरे लेके रहते हैं। 3 चेहरे से मेरा मतलब 3 फेस नहीं, 3 फेस माने 3 तरह का व्यक्ति एक ही व्यक्ति के अंदर होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अपने माता पिता के लिए बेटे के रूप में है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो बेटे के रूप में है वो पत्नी के लिए एक अलग व्यक्ति है, और वो अपने बच्चों के लिए एक अलग व्यक्ति है। चौथा चेहरा अपने दोस्तों के लिए अलग व्यक्ति हो सकता है, और 5वां चेहरा वो अपने ऑफिस में बिल्कुल अलग हो सकता है, और छठा उसने अपने आप को तो देखा ही नहीं है अभी कि मैं सच में क्या हूँ। ठीक है ना? तो कई बार जो व्यक्ति है समाज में उन चीज़ों में, कई चीज़ों में जीता है, फिर वो एक उसका धार्मिक एंगल भी हो सकता है, उसके अपब्रिंगिंग एंगल भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत सारे स्ट्रेसेस को अपने मन में लिए बैठा होता है। उन स्ट्रेसेस में उसके बचपन से लेके जवानी तक की बहुत सारी वो इच्छाएं भी होती है जो कभी पूरी नहीं कर पाया।
उसमें चाहे वो सोशल कारण हो, चाहे वो फाइनेंशियल कारण हो, चाहे पढ़ाई का कारण हो, चाहे कोई अच्छी पोजीशन ना मिलना हो, या अपने मन का काम ना करना हो, कुछ भी हो। हम्म, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसके साथ ये चीज़ होने के बाद कुछ दूसरे लोग उसको उस बात पे याद दिलाते रहते हैं कि तुम तो ये बनना चाहते थे, तुम तो यार कुछ बन ही नहीं पाए, तुम तो कुछ बन ही नहीं पाए, यानी कि एक उसको क्रॉनिक स्ट्रेस देते हैं। हम्म, वो शुरू में स्ट्रेस लेना नहीं चाहता, पर जब उसी स्ट्रेस को चार लोग देना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे एक छोटा समझिए कि एक व्यक्ति का, लड़की का, लड़के का कोई विवाह होने वाला है। हम्म, सब बच्चों की, हमारे देश में मैरिज को बहुत ज़्यादा उससे ले रहता है। जी, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, मैरिज की बात चल रही है। बच्चा पढ़ना चाहता है तो शादी नहीं हो रही, बच्चे को योग्य लड़का नहीं मिल रहा तो शादी नहीं हो रही, बच्चा करना ही नहीं चाह रहा अभी तो नहीं हो रही, प्लेसमेंट चाह रहा था, यानी देयर आर मेनी रीजंस। बट लोग एकदम मिलते क्या कहते हैं उस बच्चे के माँ बाप से, आपने अपनी लड़की की शादी नहीं करी, आपने अपने लड़के की शादी नहीं करी। तो यानी ये स्ट्रेसेस हैं। आपके बच्चे के नंबर कितने आए थे, आपके बच्चे ने आगे आगे ये कोर्स क्यों नहीं करा, उसके बच्चे ने तो ये कोर्स करा। तो जो व्यक्ति जो स्ट्रेस में होता है तो वो अंदर से इन सब चीज़ों से त्रस्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के, जो मैंने कहा एक व्यक्ति जिसके 6 या 7 चेहरे हुए, उसके पास अपने कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बीमारी के रूप में। जी, लाइक जैसे किसी की हाइट कम होना, किसी की हाइट ज़्यादा होना। हम किसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तुम लंबे क्यों हो, लंबू हो, छोटू हो, मोटू हो। हम आज तक किसी को ये कहते हैं तुम अच्छे हो। इवन शाहरुख खान या जो हीरोज हैं इन तक को भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो यानी कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम है। तो उसको लगता है कि यदि मैं अपनी भावना को जो व्यक्त करना है तो उसके अंतर्मन में बहुत कलह, कुंठा, गुस्सा भरा हुआ है, समाज को लेके, अपने आप को लेके। तो जब वो बाद में सुना, वो मन में ये बार बार मन में कहता है मेरे लिए कोई है नहीं, क्योंकि उसकी जो भी प्रॉब्लम आती है उसे किसी ने सुनी नहीं है। करेक्ट, तो इसीलिए वो चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, गुस्सा होता है तो मेरे लिए मर गया, यानी उसको लगता है मैं अभी भी तो अकेले ही झेल रहा था ना, ये जो मेरी प्रॉब्लम थी इसमें किसी ने हेल्प तो करी नहीं। नहीं करेक्ट, यदि मेरे चोट लगी थी तो कोई मेरे साथ नहीं था, अनजान लोगों ने उठाया था, उन्होंने हेल्प कर दी थी, मैं बड़ा थैंकफुल हुआ। किसी को किसी जॉब से निकाल दिया तो कौन उसके साथ आया था, बस ये तो कहें यार जॉब, तुम तो बड़े अच्छे आदमी थे, जॉब से क्यों निकल गए, तुम फेल क्यों हो गए। किसी ने उसको बैठ के पढ़ाया कि तुम फेल क्यों हो गए, चलो हम ये कारण दूर करते हैं। तुम पे किताब नहीं थी, हम तुमको किताब देने की कोशिश करते हैं, तुम्हें टीचर नहीं थी, कोचिंग देते हैं। यानी कि वी आइदर एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी और एज अ फ्रेंड, वी आर सम सॉर्ट ऑफ स्यूडो फ्रेंड। हम उसकी मन तक तो पहुंचे ही नहीं है ना। आप देखो कभी कभी आपके माता पिता जब बड़े प्रसन्न होते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, अच्छा बेटा तेरे मन में क्या है। कभी दोस्त आपके गले में हाथ डाल के कहता है, या अच्छा सच बता, अपने दिल की बात तो मुझे कह दे। ऐसे ऐसी बातें आपको मुश्किल से याद होंगी 20-25 साल की जिंदगी में, 5 या 3 या 4 बार या 5 बार, बहुत लकी हो तो हर साल। बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ पूछते हैं किसी तेरे मन में क्या है ना। तो यानी हमने मन की गुत्थी को खोला नहीं। उसको मेडिकल इलनेसेस, ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को आंखों की कमी हो सकती है, किसी को कानों से कमी हो सकती है, कोई चश्मे के बिना नहीं पढ़ पाता है, किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, और किसी की लिखाई अच्छी नहीं। हम सब में बहुत सारी कमियां हैं। तो जब हम उसकी कमी को ही बार बार कहते हैं तो वो थोड़ा व्यक्ति क्या होता है, कुंठित हो जाता है। अपनी कुंठा फिर वो कहाँ निकालता है, अग्रेशन में। क्यों, अग्रेशन से उसको अटेंशन मिलती है, और अनफॉर्चुनेटली वो अटेंशन मिलने की जगह लोग उसको बिट्रेयल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो कहता है मेरे लिए सब कैसे है। वो कहना नहीं चाहता, वो अटेंशन चाहता है। ऐसे शब्द हमारे आमतौर पर सुना होगा, माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, जब मैं मर जाऊं तो मेरी वहाँ पे हरिद्वार में अस्थि का ये करना, मुझे उस वाले चर्च में ही करना, मुझे उस जगह लेके जाना, मुझे वो करना। यानी वो चाहते हैं मुझसे पूछो ना मेरी इच्छा क्या है। दो व्हाट दे वांट, अटेंशन। एंड गुस्सा करना भी एक अटेंशन को सीख करने का तरीका है। अब वो अलग बात है कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है जी। ओके, मतलब ये एंगल तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुस्सा अगर हमें आ रहा है तो उस टाइम पे हमें अटेंशन ही तो चाहिए होती है। करेक्ट। यदि उस समय अटेंशन करके हमने उनको अटेंड कर लिया, उनको प्यार से बिठाया कि भाई कोई बात नहीं, आप पानी पीजिए, बैठिए, आपका जो ये इशू है हमने सॉल्व कर दिया, अब आप ये बताओ क्या चाहते हो। चलो अब ये कहाँ से समस्या थी और क्या क्या समस्या है। तो दैट इज व्हाट वी शुड बी गुड मेंटर्स टू आवर फ्रेंड्स। रादर ये ना कहते तो गुस्से उससे बात ही नहीं करनी, उससे बात ही करनी तो थी। बात ही तो बात करेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो कुछ सही होगा, समझेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। तो दैट इज व्हाट वी, गुस्सा जब भी आए तो हमें इमोशनली रिएक्ट नहीं करना, हमें सबसे पहले डिस्कशन करना है,
डिले करना है, बातचीत करनी है और एक रास्ता ढूंढना है और एक्सप्रेस भी करना है। उसको भी एक्सप्रेस करने देना है कि अच्छा आप अपनी फीलिंग बताओ, क्या चाहते हैं, किस मामले में कहाँ गलत है। हाँ, जब एक्सप्रेस करें तो उसमें आप बताइए ये बात आपकी जायज़ है, ये बात ठीक नहीं है, एंड साथ में उसकी आज के सिनारियो में, वास्तविक ज़िंदगी में उसको फिट भी करना है। ठीक तो इसका रास्ता बहुत आराम से निकल सकता है। ओके, तो साइकोलॉजिकल बेसिस भी हम समझ गए। जी सर अब आते हैं इस पर कि अगर हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं जी। तो इससे क्या हमारे फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट होता है? क्या कोई स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो गुस्से की वजह से ही आती हैं? यस यस यस। काफ़ी लोग आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे भी और ख़ास तौर पे लेडीज़ भी, जेंट्स भी, हम्म पर आमतौर पे बच्चों और लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है कि उनको हम लोग पैनिक अटैक्स बोलते हैं। जब उनको सडनली या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर और गुस्सा लगभग एक जैसा ही होता है, लगभग, क्योंकि डर में हम उससे भागते हैं और गुस्से में हम थोड़ा सा भागते उससे हैं, उस सिचुएशन से, पर हम थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करते हैं। गुस्से में हमारे हाथ बन जाते हैं, हम कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह से अनाप शनाप निकल जाता है, यानी दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं है, इवन बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। हमें मालूम है कि वो व्यक्ति हमसे ताकतवर है, फिर भी हम उससे लड़ पड़ते हैं, अपनी भी चोट खा लेते हैं। कई बार हम रोड पे पुलिस और अथॉरिटी से, आपने देखा होगा लोगों की, ये पुलिस वालों से क्यों लड़ रहा है, नॉर्मल दिमाग में बात आती है, यदि पुलिस वाले से लड़ने की जरूरत क्या थी, पुलिस वाले तो हमारे हेल्प के लिए हैं। पुलिस वाले ने कोई गाड़ी के कागज मांगे या कोई बात हुई तो आप कागज दिखा दीजिए। पर कुछ लोग हैं कि जाम लगा और पुलिस वालों से लड़ना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि गुस्से में आप यही भूल गए, आप एंगर, ANGER, इसमें शुरू में आप D लगा दीजिए, डेंजर। एंगर इज डेंजर, नथिंग एंग्री डेंजरसली। तो डेंजर में आप चलेगा, डेंजर जोन। आपको गर्म होना नहीं है, मतलब आवश्यकता नहीं है। आप विदेशों में देखेंगे बहुत कम एंगर इश्यूज है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। यहाँ देखिए कार का हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं पीछे से, आगे रास्ता नहीं है, फिर भी हॉर्न बजा, उनको मालूम है रास्ता नहीं, फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं, पर किसको? तो यही बात है। तो यानी कि तो जो एंगर और डेंजर जो है, इसमें यही ये करना है कि जो हमें गुस्सा आ रहा है वो प्रदर्शित तो हम कर रहे हैं, तो उसका रास्ता तो हो। रास्ता नहीं है तो रास्ता कहाँ से निकलता है? काउंसलिंग से रास्ता कहाँ से निकलता है, उसको एड्रेस। तो उसमें एक पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, एक एंजाइटी हो जाती है। कि जैसे ऑफिस में जाते हैं तो लोगों को कुछ लगता है कि ऑफिस में जाते ही मुझे बॉस डांटेंगे। बॉस एक इमेज बना ली है, बॉस डांटेंगे। बॉस इज हेड ऑफ द फैमिली। बॉस को काम लेना है आपसे, और काम का रिवॉर्ड क्या होता है? मोर वर्क। आपने अच्छा काम किया, कहेंगे बहुत अच्छा काम करता, आप थोड़ा ये फाइल और कर दीजिए, ये काम और कर दीजिए। तो यदि उसको रिवॉर्ड का हो मार्क्स में तो आपको अच्छा लगता है, काम में दे दिया तो आपको बट अप्रेजल तो 1 साल बाद होगा, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो जब हम क्यों दुखी होते हैं कि हमने अपना सबसेट बना लिया, मैं इतना काम करूंगा, दूसरे को तो काम दिया नहीं है, वो तो काम करता नहीं है, तो आपको गुस्सा इस आदमी पे था, पर आपने गुस्सा कहाँ निकाला? बॉस के साथ, कि मुझे ही क्यों काम देते हो। जबकि इसकी जगह आप एक्सप्रेस करते कि सर आप जो मुझे काम दे रहे हैं मैं कर लूंगा, बट ये काम थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आप अगली बार मुझे दे दीजिए। तो यानी कि आपको क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस। आप करते नहीं है, आप अनाप शनाप बोल देते हैं, क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो ये गुस्सा है, इसके फिजिकल क्या क्या इफेक्ट आ जाते हैं? पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, एंग्जाइटी रहती है हमेशा, हर एक बात पर ट्रिगर हो जाते हैं। इसके अलावा एक हेस्ट में रहते हैं हमेशा, जल्दी जल्दी सी में, मतलब एंग्जाइटी में है, ये भी करना है वो भी करना है, गलतियां बढ़ जाती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और यदि साथ में कोई फिजिकल एलिमेंट पहले से था, जैसे हाइपरटेंशन हो या हेडेक हो या माइग्रेन हो, तो ये और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो यानी कि इट इफेक्ट्स वेरी बैडली इन फिजिकल ऑल्सो, एंड डेफिनेटली मेंटल इरिटेशन तो आपको लगातार रहेगी। करेक्ट। सो जब हमने ये तो समझ लिया कि एंगर एक्सप्रेस करना ठीक है, आपने बता दिया था, बट कुछ लोग चूज करते हैं एंगर को सप्रेस करना, बिकॉज हम सब यही समझते हैं, जो है भी काफी हद तक सच है, कि गुस्सा जो है सिचुएशन को और वर्सन कर देता है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ को हो, फिजिकल हेल्थ को हो, रिलेशनशिप को हो, हर चीज को बिगाड़ देता है। तो ऐसे में क्या गुस्से को दबा देना, अपने अंदर समेट के रखना, सप्रेस करना सही तरीका है? सप्रेस करना तो बहुत सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें हम 2 एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। एक एक्सट्रीम है कि जहां हमने रिएक्शन की,
वो बिल्कुल गलत है, वो हमको सबको दिख रहा है। दूसरा, जिसको आप सप्रेस कहना चाह रहे हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आप और मैं एक प्लेन पे बात कर रहे हैं या थोड़ा अलग हैं। हम ऐसा समझते हैं कि उसको मैं कह सकता हूँ स्पॉन्ज इफेक्ट। फिर आप समझिएगा कि आप वही बात कह रहे हैं या हम अलग हैं। तो एक है सप्रेस करना। सप्रेस का माने ये है कि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ और मैंने उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कपड़ा डाल दिया, दबा दिया, यानी अपनी भावनाओं को मैंने अंदर दबा दिया और मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये गलत है। मैं इसको जो सही तरीका बताना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकल भी है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज इफेक्ट। जैसे कहीं पे पानी स्पिल कर दिया, खूब सारा पानी गिर गया, या आप मेरे ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो मैंने उस पानी के जो एक बाल्टी है उसके अंदर एक स्पॉन्ज डाल दिया। अब सारा पानी जो है स्पॉन्ज के अंदर एब्सॉर्ब हो गया। तो मैंने पहले चीज़ों को अंदर अपने अंदर स्पॉन्ज इफेक्ट में एब्सॉर्ब कर लिया। यानी सामने वाले को जो गुस्सा आ रहा था, उसने वो गुस्सा निकाल लिया, मैंने वो गुस्सा अपने अंदर ले लिया, बट मैंने अंदर पिया नहीं है, वो स्पॉन्ज में दबा हुआ है। उससे मैंने थोड़ा बात की, उसको भेज दिया, और उसके बाद मैंने बाल्टी से बाहर निकाल के उस स्पॉन्ज को ड्रेन के पास निचोड़ दिया। पानी निकल गया, स्पॉन्ज वैसे ही रह गया। यानी स्पॉन्ज इफेक्ट मीन्स उसने, जो व्यक्ति ने कुछ उस समय गुस्से में कोई मेरे से ऐसी बात कर रहा है, तो मैंने उस रेस्पॉन्स को डिले किया, सुना, अपने अंदर रख लिया, ये सोच के रख लिया कि ये परेशान है, ये अपनी बात कहना चाह रहा है, यदि मैं इससे बात नहीं सुनूंगा तो ये कहीं और किसी से कहेगा, लड़ेगा और नुकसान करेगा, इससे अच्छा मैं सुन लेता हूँ। सुनने के बाद मैंने उसकी बात को एनालिसिस किया और उसको निचोड़ निकाला कि ये क्या कहना चाहता था, इसकी प्रॉब्लम क्या। अब इसके बाद मैंने उससे वो डिस्कशन किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। बट जो बात आप कह रहे थे वो कहाँ थी कि उन्होंने मुझे कुछ भी सुना दिया, मैंने सुन लिया और मैंने कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं किया, रेक्ट अपने अंदर रख लिया, मैंने उसको बॉटलिंग कर दी। अब पानी रखा हुआ, अंदर रखा हुआ कितने दिन तक चलेगा, सही बात है, सड़ जाएगा। तो वो अंदर, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा एक समय के बाद कि मुझे सब सुना के चले जाते हैं, मैं तो अपनी बात भी नहीं कह पाया। तो यानी कि एंगर का दूसरा इशू है। तो हमें एंगर को नंबर 1 रिएक्ट नहीं करना, नंबर 2 उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस भी नहीं करना, उसको जहाँ जरूरत है एक्सप्रेस करेंगे और स्पॉन्ज इफेक्ट में उसको रखेंगे। फिर हम कहेंगे हमारे गुस्से का निचोड़ क्या था यार, हम नाराज क्यों हो रहे थे, या वो नाराज क्यों हो रहे थे, उसका कारण हमने निकाल लिया और उस कारण को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है। ओके तो अब तक के बातों से शायद मेरा जो अगला सवाल था, आई थिंक मुझे उसका जवाब मिल गया। फिर भी मैं वो सवाल आपके सामने रखती हूँ, अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना तो बिल्कुल कीजिएगा। जैसे ये बात हम सभी जानते हैं कि गुस्सा तभी आता है जब हम किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। yes. पर ये भी बात है कि गुस्सा इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ शोइंग योर डिसएग्रीमेंट। Absolutely right. तो हम अपनी नामंजूरी कैसे दिखाएं, कन्वर्सेशन से, नॉर्मल कम्युनिकेशन से? यस, जैसे कि अगेन द वर्ड इज डिसएग्रीमेंट। तो मैं डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा समझता हूँ कि मान लीजिए कि आपने मुझसे कहा कि ये काम आप कीजिए और मैं उसको करना नहीं चाहता जी। तो मैं उसको पोलाइटली कुछ चीज़ों में कह सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मुझे कहा कि भाई आप मेरे घर खाना खाइए, आज आप मेरे यहाँ इन्वाइटेड हैं, अब मैं आपको इसको मना करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया, नो सर आई डोंट वांट टू कम टू, मैडम आज मैं आपके घर पे डिनर नहीं कर, मैं आपसे डिनर नहीं करना चाहता। आई थिंक दिस इज़ वेरी रूड वन। करेक्ट। इसका तरीका ये हो जाएगा कि थैंक यू फॉर इनवाइट बट टुडे आई एम ऑलरेडी हैव सम कमिटमेंट्स। सो फिर कभी सही थैंक यू, आई विल ऑलवेज नोट इट डाउन, कभी मेरी इच्छा होगी मैं आपसे जरूर याद दिला दूंगा। तो इसमें हमने अपना डिसएग्रीमेंट भी शो कर दिया और अनप्लेजेंटनेस भी नहीं आने दी। सेम वे ऑफिस में, समाज में, चीज़ों में, आई थिंक वेरी ओपनली सेइंग नो इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट बट इन अ डिसेंट मैनर, इन अ राइट प्लेस। कि भाई कुछ काम है, आपसे किसी ने कहा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मैं या आप बैठे हैं, कोई और बैठे और हम किसी अपने बच्चे को ही डांटते हैं, तो हम अपने बच्चे को अकेले में स्कोल्ड करना चाहिए, बट स्कोल्ड के साथ उसको रीज़न बताने चाहिए। आई एम एंग्री विद यू बिकॉज यू डिड दिस थिंग रॉन्ग, बट रॉन्ग कहने से पहले उसको राइट तो बताना पड़ेगा ना, राइट क्या था। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम यू आर डूइंग दिस। तो आपको ये नहीं कि उस पर आप स्कोल्ड ज़्यादा, बट यही चीज़ मैं दो लोगों के सामने कहूँगा तो ही विल फील, माई किड विल फील कि मुझे तो सबके सामने उन्होंने बुली कर दिया, इंसल्ट कर दिया, अब वो उसको नहीं भूलेगा, अब वो एंगर में। यदि मैं अकेले में वो चीज़ कर रहा हूँ इन ए क्लोज स्पेस, इन ए कॉन्फिडेंस, आई एम एक्सप्रेसिंग दैट
आपको ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसा किया, ऐसा करने से आपका फायदा था, या आप ये चीज़ बेटर कर सकते थे। तो वो बच्चा, वो व्यक्ति सुधरेगा कि ये तो मेरे सुधार की बात है। और यदि मैं उसके स्ट्रिंग्स अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ, तो उसको लग रहा है कि ये तो मेरे बॉस बन रहे हैं, तो जबरदस्ती मुझसे काम कराना चाहते हैं, तो वो एक पैसिव एग्रेशन में जाएगा, आपके सामने हाँ कह देगा, काम फिर गलत करेगा। तो मुझे लगता है कि डिसएग्रीमेंट शो करने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन अ पोलाइट वे, इन अ जेंटल वे, एंड एक्सप्रेसिंग योर इश्यूज। इट कैन बी जेंडर इशू, इट कैन बी टाइम इशू, इट कैन बी ऑफिशियल इशू, वेरी पोलाइटली एंड हम्बली। जैसे सर अभी आपने मतलब एक बॉस वर्ड लिया, जी तो है ना, और आप भी काफ़ी सालों से मतलब प्रोफेसर रहे हैं, जी। आप मतलब काफ़ी बच्चों के साथ भी डील कर चुके हैं, प्रोफेशनलिज्म में भी आप काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं। जी तो आजकल एक चीज़ होती है कि ऑफिस में जैसे ही फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हम्म, बिकॉज हर किसी के पास बथेर काम है, हम्म, एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी इज Absolutely. ओवरलोडेड, एवरीबडी इज Absolutely. स्ट्रेस्ड। तो जब ये फ्रस्ट्रेशन एंगर में बदल जाता है, जैसे अक्सर होता है कि जब कोई सीनियर, आपका बॉस आपके पास आके काम बताता है, कुछ भी होता है, यू गेट एंग्री, yes, या फिर कंपैरिजन जब होता है तो absolutely. आपको गुस्सा आता Comparison है। is a problem. कंपैरिजन भी, हाँ, क्योंकि जी। दोनों सेम लेवल का काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। बट जब एक को अप्रिसिएशन मिलती है और दूसरे को नहीं मिलती, तो अंदर ही अंदर, बिकॉज एवरीबडी फील्स दैट पेन, Yes. और वो पेन गुस्से में बदल जाता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना, होता वो दर्द है पर वो गुस्से में कहीं ना कहीं आ जाता बिल्कुल है, बिल्कुल जो ठीक भी है। आपने कहा, चीजें तो- आपस में इंटरमिंगल होती है, इंटरचेंज हाँ, होती है। जी। तो इस चीज को हम कैसे प्रोफेशनली सही तरीके से डील करें सर, इसको ऑफिस वाले मतलब हाँ एनवायरनमेंट के हिसाब यस से यस बोल यस दीजिए। ऑफिस वाले एनवायरनमेंट में जो सबसे पहली चीज है, हम्म, which every person should remember, that they are going to the office for their duties, करेक्ट, and whatsoever the duty is being given is a duty and has to be done with 100% dedication. जी, So first you should do homework, हम्म, you should do extra courses, and Hmm. you should be par excellence in your work. Correct. That is your domain. हम्म, Now यदि आप उस ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप ऑफिस में ऑफिस को फैमिली समझना शुरू कर देते हैं, ऑफिस को घर समझना शुरू कर देते हैं। आप घर में अपने बच्चे से, अपनी बीवी से नाराज हो सकते हैं और उठ लेंगे, मना लेंगे, ऑफिस में कोई क्यों नाराज होगा आपसे? ऑफिस में तो हमारे काम थे, करेक्ट, और ऑफिस में हम फेवर और डिसफेवर करना शुरू कर देते हैं। हम्म, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, या HR है, या बॉस है, या मैं हूँ, या आप है, हम सबके काम बटे हुए हैं। हम पहले अपना काम करें। हम्म, हम काम करने की जगह सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते ही गॉसिप्स लेना शुरू करते हैं, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या चल रहा है, और हमारा अपना फोकस थोड़ा सा कम हुआ। हमारा 10% फोकस कम हुआ, 10 लोगों में मिलकर तो 100% फोकस कम हो गया। करेक्ट, अब इस पे इरिटेशन किसको है? आंसरेबल बॉस है। हम्म, आंसरेबल मैं तो, और आप तो है नहीं। तो यानी कि हेड एक तो हेड में ही होता है ना, तो हेड को हेडेक होना है, तो नेचुरली वो आपको बार बार पॉइंट करेंगे कि योर डेडलाइन इज कमिंग, योर डेडलाइन इज कमिंग, यू कैन डू बेटर। अब नेचुरली इन 10 लोगों में से कोई ना कोई एक तो जल्दी कर देगा, हम्म, तो बॉस किसी एक का नाम लेंगे कि अंकुश ने जल्दी कर दिया, तो बाकी 2 लोग नाराज हो जाएंगे जिन्होंने पिछली बार जल्दी किया था। हम्म, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस बार ये बन गए, अगली बार दूसरे बन गए, तो जो बन के हटा है तो दूसरे का ये क्या ज़्यादा करता है, तो अब एक अनफेयर एंड फेयर कंपटीशन शुरू हो गया। हम्म, इसकी जगह वी शुड रन ए रिले रेस। रिले रेस माने कि 100x4, 4 लोग 100 मीटर दौड़ेंगे, हम्म, और अकेले 100 मीटर से भी इफेक्टिव दौड़ेंगे। यानी कि मैं ये काम में अच्छा हूँ, इसको मैं लेता हूँ, इस काम में आप अच्छे हो, इसको आप लो, इसको लो, एंड एक काम करते हैं, लंच पे मस्ती करेंगे, लंच तक ये देखते हैं कौन किस काम को पहले खत्म करता है। बॉस भी खुश, आप भी खुश। बट आप कहाँ चक्कर पड़ते हैं, सर उसको छुट्टी क्यों दे दी थी, उसने 2 काम ज़्यादा किए होंगे, नहीं किए होंगे। बॉस का भी तो कोई प्रोग्रेटिव है, बॉस भी तो आपके ऊपर फीडबैक ले रहे हैं, हम्म, बॉस भी आपको देख रहे हैं। आप टाइपिंग कर रहे हो, वो दूसरे डोमेन में काम कर रहा है, वो तीसरे डोमेन में काम कर रहा है, हर एक डोमेन की इंटीग्रेसी अलग है। आप एक मछली को रोड पे दौड़ने के लिए नहीं कह सकते ना, करेक्ट, और खरगोश को तैरने के लिए नहीं कह नहीं सकते। कह सकते, तो यही हमारे ऑफिस में होता है। तो हम ऑफिस पॉलिटिक्स को या एजुकेशन पॉलिटिक्स को गलत जगह ले जाते हैं हम्म, कि बॉस आज आपकी तारीफ करेंगे, बॉस कल उनकी तारीफ करेंगे, बॉस काम की तारीफ करेंगे। हम्म, रेयरली है, लोग गलत भी हो सकते हैं, हम्म, बट इन जनरल मुझे लगता है कि ड्यूटी प्लेस इज फॉर ड्यूटी, इट इज नॉट फॉर Emotions, इमोशनल, अननेसेसरी इमोशनल ड्रामास। इमोशन तो है, ठीक है, हम्म, बट इतना भी नहीं कि हमारा कोई कलीग बीमार होता है तो हमें भी दुख होता है, हम उसकी हेल्प करते हैं। हम्म, बट काम यदि हैम्पर हो रहा है तो थोड़ा बुरी बात है।
तो मुझे लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स को हम अननेसेसरी वो लेते हैं। अब ऑफिस में लेट आते हैं तो बॉस किसी को डांट देते हैं, रोजाना सबको नहीं डांटेंगे। कई बार कोई हैबिचुअल लेट आता है तो बॉस कहना शुरू कर देंगे इनको तो कहना ही बेकार है, उन्होंने कहा सब कुछ दिया पर ये तो कहा इनको तो कहना ही बेकार है। अब बॉस आपको क्लास 1 के बच्चे की तरह कान तो नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो मीन्स इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक द थिंग्स, एज इफ यू टेक देम थिंग्स एज इंसल्ट इट इज एंगर। इफ यू थिंक एज दैट यार बॉस कह तो ठीक रहते, मैं लेट हो गया एंड नेक्स्ट टाइम आई शुड से सॉरी, आप एकदम कहते सॉरी सर आई बिकेम लेट, बट दैट्स ऑल। आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स इज simple thing that if you remember that you are going for your salary, you are doing a job, you are being paid for it, and you are being appreciated for it. Simultaneously, if you are not doing appreciable work, so you will be needing some corrections also. करेक्ट। जी तो सर गुस्से के हमने इतनी चीज़ें अभी मतलब जान ली नेगेटिव जी जो भी इम्पैक्ट पड़ता है। जी नाउ माय क्वेश्चन इज क्या गुस्सा कभी पॉजिटिव भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक्सप्लेन प्लीज। हाँ, इसका यदि सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखें तो कोई आपको याद आते हैं कोई महाकवि कालिदास? जी बिल्कुल। तो आप ही बताइए उनके बारे में थोड़ा सा। क्या था कि उनकी पत्नी ने उनको टोका था कि जितने आप मुझसे प्रेम करते हैं इतना भगवान राम और ऐसे करते, तो उन्होंने सब ग्रंथ लिख दिए, बिल्कुल महाकाव्य लिख दिए। तो यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स टोकते हैं, जो आपने क्वेश्चन कहा उस समय बड़ा जरूरी है कि वो गुस्सा नहीं करते, वो आप पे टोकते हैं कि आप ये कर सकते हो, तो वो आपको चैलेंजेस देते हैं। यदि वर्ड चैलेंजेस लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और यदि वो कहते हैं उन्होंने तो कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, वो बुरा लगता है। तो वही है, शब्दों का हेरफेर है। तो माता पिता भी ये कहते हैं कि वो बस थोड़ा गलत तरीके से कहते हैं, देखो उनका लड़का तो उसमें एनडीए में निकल गया, तुमसे तो ये भी नहीं निकला गया। उसकी जगह कहते हैं बेटा मुझे विश्वास है तुम एनडीए में निकल के दिखा सकते हो, तो तुम एनडीए की ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो? तुम बड़ा अच्छा खेलते हो, बड़ा अच्छा दौड़ते हो। उसके खेलने की भावना को उसके कंपटीशन से जोड़ दिया कि उधर एनडीए के रिटर्न के एग्जाम करो और उधर तुम खेलने में तो बहुत अच्छा, दोनों चीजें मिक्स करो। तो यानी कि उसी गुस्से को आपको किसी ने कह दिया आप पतले हैं, आप जिम जाना शुरू कीजिए। गुस्सा आ रहा है ना, स्ट्रेस को लेना है, मसल को स्ट्रेस में बॉडी बना ली। आप ये काम नहीं कर सकते, नहीं करके दिखाऊंगा। तो इसी गुस्से को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। Okay, that is how people do. All the successful people have taken anger not into danger. They have taken anger as a duty. I will show them. Correct. I will show them and I will do it. एक यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद लोग और भी ग्लो अप करते हैं, बेहतर बनते हैं, शायद इसी गुस्से की वजह से। ये भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये ना कि गुस्से का मतलब है ना कि गुस्सा एक शब्द है। गुस्सा मीन्स नाराजगी है, मैं इस चीज से नाराज हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि यार ये ना बस मैं नॉर्मल में जाता हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी कार लूंगा। तो गुस्सा था ना, आपने पैसा कमाया, कार ले ली। मैं किराए के मकान से बहुत दुखी हो गया, एक बड़े दुखी हो गया, मुझे गुस्सा बहुत आता है, किराए के मकान में मालिक बहुत टोकता है, अपने मकान का मालिक बन मकान ले लिया। करेक्ट। मैं एक लोअर रैंक पे जॉब कर रहा हूँ, मैं साइड से बीए और एलएलबी करूंगा। मैं 12th क्लास में आ गया था, जॉब मुझे घर की जरूरत थी, अब मैंने बीए साइड में कर लिया, मैं दूसरे कंपटीशन लूंगा, मैं ऑफिसर ग्रेड में चला जाऊँ, हो गया। यदि 1% नहीं भी हुआ तो आपकी एजुकेशन तो बढ़ गई। तो गुस्से ने आपको दिया तो बहुत कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्से को यदि हम एक पॉजिटिव चैलेंज लेते हैं तो ये बहुत काम की चीज है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी टेक इट। यस। तो जब भी गुस्सा आता है तो उसको हमें, जो मुझे लगता है, 2 चीज़ों पे लेना चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कोई मिसमैच है, तो हम थोड़ा सा अपनी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन को नैरो डाउन करें, ठीक करें। और नंबर 2, यदि कोई गुस्से में ऐसी बात है तो हम उसको एक पॉजिटिव चैलेंज लें और उस काम करने के लिए पूरी हिम्मत लगाते हैं। ओके सर, अगर गुस्सा आता है किसी को तो क्या वो खुद से अपने गुस्से को मैनेज कर सकता है या फिर उसे किसी प्रोफेशनल की ही ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल हेल्प की? और अगर पड़ती है तो हम कब समझे कि अब हमें प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है? राइट। गुस्सा आपको आता है, गुस्सा मुझे आता है। बिल्कुल। तो आपको अपना गुस्सा ठीक करना है, मुझे अपना गुस्सा ठीक करना है, यानी कि गुस्से को हम मैनेज कर सकते हैं। हम गुस्से को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हमें गुस्सा करना ही नहीं है। तो पहले तो हमने आपको ट्रेंड ये करना है कि हम टेक्निक्स बताइए। यस, हाँ, कि हमें गुस्सा करना नहीं है। क्यों? एक तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो हमारा गुस्सा आने का कारण है, आपने सुना होगा हर व्यक्ति कहता है मैंने उसके लिए ये करा, उसके लिए ये करा, उसके लिए करा, मुझे क्या मिला? कुछ
आपने तय कहाँ करा था कि मैंने अपने लिए क्या तय करा? तो बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल keep yourself in center. These are my priority number 1, priority number 2, priority number 3, 4, 5. Then make the priorities on daily basis. My priority is my health. Do good exercise. My priority is that I am little irritated. I will do meditation. I will do some breathing exercises. I will do some pranayam. I will do some puja. I will do some morning walk. What suits me? तो मैं तय नहीं करा. I will take my food at right time. Whatsoever happen in the earth. पूरी दुनिया में मैं रोटी के यही तो कहते हैं ना, 2 टाइम की रोटी कमाने जा रहा हूँ भाई, तो 2 टाइम की रोटी ढंग से तो खा लो ना. तो यानी मुझे अपना ब्रेकफास्ट जब लेना है, लंच जब लेना है, नहीं लेना है, तो यानी मैंने अपनी प्रायोरिटी में पहले अपने आप को रखूँ मैं. मेरी अपनी हेल्थ, मेरी अपने लुक्स, मेरे अपने फाइनेंसेस, मेरे अपने शौक, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव वन, ये सारी पहले मैंने अपनी प्रायोरिटी तय करी. जैसे ही मैं अपनी प्रायोरिटी तय करूंगा तो उनमें से, मेरी लिस्ट में से वो चीज़ें मैं बाहर कर दूं जो मेरी प्रायोरिटी में नहीं है. चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो शौक हो. कि मैं दूसरे लोगों के साथ जबरदस्ती कि चलो सब लोग वहाँ चल रहे थे घूमने, मैं भी चला जाता हूँ, मेरी प्रायोरिटी में तो था नहीं. मैं 2 दिन की छुट्टी लग गई, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, नुकसान हो गया है ना. तो मेरी प्रायोरिटी में था एनडीए में जाना, वो बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे से तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैं उस ग्रुप में नहीं बैठता. गेटिंग माई पॉइंट. तो मीन्स यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट योर प्रायोरिटीज. जैसे ही आप अपनी प्रायोरिटी तय करेंगे तो आपके टू डू लिस्ट बन जाएगी, मुझे क्या क्या काम करना है जो मेरी प्रायोरिटी में मैच करता है. और उसी प्रायोरिटी में आपकी संगत बन जाएगी. इस प्रायोरिटी में मेरे कौन कौन से दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे कौन कौन से ऑफिस हैं जिसमें मुझे ये मेरे लाइक माइंड के लोग हैं. तो नेचुरली आपका अटरम शटरम मामला तो दूर हो गया. एंड प्रायोरिटी के लिए आप रियलिटी मैच में काम करेंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे खेलना है, इतने घंटे जिम करना है, मुझे इसको टाइम देना है, मुझे वहाँ कोचिंग में जाना है. तो यानी अब आपको गुस्सा होने का समय खत्म हो गया, आप डिसिप्लिन ज़्यादा हो गए. तो पहली चीज़ तो ये हो गई. तो गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी, गिव योर गोल्स अ प्रायोरिटी, गिव योर टू डू लिस्ट अ प्रायोरिटी, एंड लिव अ लाइफ विच इज डिसिप्लिन्ड एंड विथ कंसिस्टेंसी. राइट. नंबर 2, जब ये आप काम करोगे तो इस काम के बीच में अप एंड डाउन आएंगे. ट्राई टू मैनेज देम. बट एंगर मैनेजमेंट की जरूरत क्या पड़ रही है आपके पास? साइकोलॉजी काउंसलर के पास जाने की, साइकेट्रिस्ट पे जाने की, डॉक्टर पे जाने की. व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग यू कि आपके दोस्त कम होते चले जा रहे हैं, आप हर जगह ऑफिस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आपके बीवी बच्चे आपसे परेशान होने लग गए कि जब देखो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, दवा भी समय नहीं खाते, जब देखो सबसे उल्टा बोलते हैं, समाज में भी. एंड आपको भी लग रहा है कि मैं किसी दबाव में और तनाव में हूँ. तो ये सही समय है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलें. वो आपको ट्रीटमेंट या काउंसलिंग या बोथ या और अदर एक्सरसाइजेस बताएंगे जिन्हें करने के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ होगा. दैट इज द राइट वे. Okay, thanks for It clearing, is sir. doable with yourself, but first declutter yourself, which is you can do. Then even after decluttering there are problems, go to doctor. सर एक और चीज़ कॉमनली आई थिंक होती है कि लोग अक्सर कहते हैं या हम भी कहते हैं कि मैं जो मेरे अपने हैं, जैसे मेरे घर वाले, मेरा भाई बहन या फिर पार्टनर, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, जो हमारे साथ बहुत क्लोज होते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि, या ऐसा होता भी है कि हम उनके साथ अनफिल्टर्ड रहते हैं, या हमारा जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, हम उन्हें बता देते हैं. जी. बिकॉज वहाँ पे हम मास्क नहीं लेके बैठे कि क्या Right. सोचेगा ये मेरे बारे बिल्कुल में, ठीक है ना. और इसी चक्कर में सर ज्यादातर झगड़े भी होते हैं. जो फ्रस्ट्रेशन होता है पूरे दिन का, वो निकल के घर पे या अपने किसी से आप नाइट पे कॉल पे बात करते हो, Yes. लाइफ पार्टनर हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, तो वो क्या होता है, सब उन पे निकलता है. राइट. घर पे भी ये चीजें होती हैं. जो फादर हैं, जी. जॉब करके थक हार के आते हैं, शाम को आके झगड़ा हो सकता है. तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसको कैसे मैनेज करें सर? बिकॉज यहाँ पे ये बात तो सच है कि उनके साथ हम अपने रियल सेल्फ बन के रह रहे हैं. सो व्हाट टू डू एट दीज टाइम्स? बिल्कुल आपने जो बात कही है वो बिल्कुल 16 आने सत्य है. अब मैं आपसे थोड़ा सा इस सवाल को उस तरह से घुमा के पूछता हूँ. सारी ड्रेसेस आपकी होती हैं और आप कोई बर्थडे के लिए या किसी दोस्त की शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए कोई अलग ड्रेस लेके रखते हो या उन्हीं ड्रेसेस से काम चला लेते हो?
डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, हाँ। एब्सोल्युटली डिपेंड हाँ। करता है। तो सेम वे, जब हम हमारे पास 10 या 12 कपड़े हैं, 6 कपड़े हैं, तो ऐसे ही हमारे जो बहुत क्लोज निट फैमिली हो गया, ग्रुप हो गया, जिसके आपने सबके नाम लिए, फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति, पत्नी, बच्चे, ये हमारे बहुत क्लोज निट हो गए, हम इनको डेली यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो हम जब डेली यूज़ करते हैं तो वियर टियर में आ जाते हैं। हम उनको स्पेशल ट्रीट नहीं करते, पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्पेशल ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। बच्चा चाहता है कि मेरे पापा ऑफिस से आते ही मुझे गोद में उठाएं, वाइफ चाहती है आते ही मुझे गले लगाएं, हस्बैंड चाहता आते ही मुझे एक कप चाय मिले, माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऑफिस से आया है, वो चाहता है कि मैं पति जो ऑफिस से आया वो चाहता है मैं घर में घुसूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए आधा घंटा मिल जाए। अब होता क्या है, जैसे ही घर में घुसता है तो पता चला पत्नी सब्जी काटी तो अंदर से कहती है अच्छा चाय बना रही हूँ, मैं चाय बना के रखी, लेट आया, ठंडी हो गई है। अब पहला एक सॉल्व होने की जगह कन्फ्रंटेशन हो गया। बच्चा कहता है, ये नहीं कहता पापा पापा आए क्या मेरे लिए, क्या लाया, कहता मेरे ना स्कूल में ही हो गया था, आप स्कूल क्यों नहीं आए थे, मेरी वो ड्रेस रह गई थी, मेरी पेंसिल रह गई थी, मेरा पेन रह गया था। कंप्लेनिंग, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम वहाँ माँ या बाप बैठे हम कहते हैं ये तो जब देखो अपने बच्चों में बीवी में ही घुसा रहता है, वही उनका गुलाम है, हमसे तो पूछता ही कुछ नहीं। जब उनसे मिले मेरी दवा लाना तू भूल गया होगा पहले ही, स्टार्ट विद ए नेगेटिव नोट। तो मुझे बताओ फिर आपने उनको कहाँ दिया। तो कायदा तो ये कहता है भले ही वो जो ग्रुप है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपके साल भर में 6 ओकेजन है, तो ये 6 ड्रेसेस की तरह होनी चाहिए कि दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट, दिस इज़ माई गिफ्ट, ये मुझे आप गिफ्ट याद रखते हो ना। हो सकता है वो बड़ी बचपन की पेंसिल रबड़ भी रखी हो, ये इरेजर मुझे जब दी थी उस दोस्त ने, ये मुझे पेंसिल बॉक्स मेरे पापा ने दिया था, ये मुझे बैग उन्होंने दिलाया था। कुछ बच्चे पुरानी चीज़ें भी रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि what we require in life is basically a feeling of being something, validation, feeling of something special to someone। and जब बर्थडे होता है तो हम एक दूसरे को कार्ड देते हैं, 2 लाइन हाथ से लिख के, कितना खुश होता है। फिर हम कहते हैं ना हैंडमेड कार्ड मैंने आपके लिए बनाया। आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी लिख दे हैप्पी बर्थडे, तो फर्क क्या पड़ गया, फर्क यही पड़ गया अपने हाथ से बनाया, आपने फीलिंग रखी। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारे सबसे क्लोज ग्रुप है उसको हम वियर टियर में यूज कर लेते हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल यूटेंसिल्स एंड ए स्पेशल डिनर सेट इज देयर। और स्पेशल डिनर सेट तो आपने स्पेशल डिनर पे निकाला, पर ये बर्तन रोजाना घिसे पिटे यूज हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो। तो हमारा गुस्सा, हमारा फ्रस्ट्रेशन में जो सबसे क्लोज लोग हैं वो सबसे पहले जलते हैं। पति आके अपनी कुछ ऑफिस की टेंशन कह नहीं पाता, इससे पहले पत्नी घर की टेंशन लिए बैठी है, घर में ये हो गया, वो कहता है यार मैं इनको कुछ कहना चाह रहा था, इससे तो पहले नहीं टेंशन बता दी। बच्चे ने तीसरी टेंशन बता दी, माँ बाप ने चौथी टेंशन बता दी, और जैसे ही पत्नी ने कुछ बोला तो उसने गुस्से में कहा मैं तो ऑफिस से और 50 चीज़ें परेशान होकर आ रहा हूँ, तुम भी यहाँ परेशान कर रहे हो। अब सब नाराज होकर बैठ गए। तो मीन्स व्हाट इज देयर, वी शुड रेस्पेक्ट आवर क्लोजेस्ट वन मैक्सिमम। जब पौधा छोटा सा था तो आप उसको पानी दे रहे थे, जब पौधा बड़ा हो गया तब आप उसको, या तो छोटे बच्चे गमले के पौधे को पानी से धोते हैं, जब वो बड़ा पेड़ बन गया, उसकी जड़ बहुत गहरी हो गई, तो ऐसा नहीं कि उसको देखभाल की जरूरत नहीं है, वो फल भी दे रहा है, पत्ती, उसको भी जरूरत है, उस पेड़ को भी डाली की ट्रिमिंग करने की, देखभाल की, उसको भी पानी देने की जरूरत है। वो बेचारा जमीन से तो ले ही रहा है बहुत गहरी जड़ से, बट यदि 2 बाल्टी पानी आप डाल देंगे, यानी कि आवर रिलेशंस रिक्वायर नर्चरिंग, and nurturing comes when we care, but when we take them as a part of duty कि भाई ये तो मेरी पत्नी, इसको तो काम ही था, वहाँ गलत हो जाता है। जब मैं सोचता हूँ तो मेरा दोस्त है तो मेरे काम नहीं आएगा, तो भाई बताना तो पड़ेगा, दोस्त को याद तो दिलाना पड़ेगा कि तुम दोस्त हो मेरे। Correct. आपने कितनी बार याद दिलाया तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा बर्थडे मुझे याद है, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे नियर डियर हैं वो हमारे गुस्से का शिकार, और हम उनके गुस्से का शिकार ज़्यादा होते हैं रादर देन दूसरे लोग। तो हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन होना चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम दैट दे आर आवर पिलर ऑफ सपोर्ट, एंड पिलर ऑफ सपोर्ट को हमें मजबूती और भी अच्छी देनी चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग समय पे करते रहना चाहिए। तो सर बातें हमने ओवरऑल सारी कवर कर ली हैं, वी हैव कम एंड रीच टू द एंड ऑफ द सेगमेंट।
तो एंड में आप ओवरऑल थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए सम अप कर दीजिए, मैसेज के तौर पे क्या बोलना चाहेंगे ओवरऑल? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुस्सा होना, नाराज़गी होना ये एक सामान्य बात है। यदि कोई किसी से गुस्सा हो तो सबसे पहले हमें उसकी बात सुननी चाहिए। उसको पूरी बात को तटस्थ भाव से ऑनेस्टली सुनें। उसमें क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सॉल्यूशन दें। उनको भी कहें कि वो अपने गुस्से और अपनी समस्या को एक्सप्रेस करें और उसके बाद कोई निर्णय लें, पहला। नंबर 2, अपनी दैनिक जीवनचर्या में अपने कुछ टारगेट्स बनाएँ, स्वयं को केंद्र में रखें और अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को लिस्ट में रखें, बट डिसलाइकिंग वाली लिस्ट को हमेशा एडजस्टेबल पोजीशन में रखें। कि फॉर एग्जांपल मैं नॉनवेज नहीं खाता और सामने वाला नॉनवेज खा रहा तो मुझे नाराज़ नहीं होना। ये उसकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है, एक्सेप्टेबल, राइट? तो हमें जिन चीज़ों पे डिसलाइकिंग है वो हार्ड डिसलाइकिंग ना हो, एडजस्टेबल हो। तीसरी चीज़ ये है कि हम अपनी नाराज़गी को समय रहते व्यक्त करें और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ और ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स की सलाह। और लास्ट चीज़, अपने गुस्से को एक टारगेट से जोड़ लें, सफलता के शिखर पर पहुँचें और गुस्से में चढ़ें और सफलता में जीतने के बाद सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बाय बाय थैंक यू बोलें कि थैंक यू गुस्सा, कि आज मैं सफल हूँ। वाओ मतलब ये जो एंडिंग नोट था सही में बहुत ही पावरफुल था। सो थैंक यू So सो nice. मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने बहुत सी ऐसी जानकारियां दी हैं आज के इस पॉडकास्ट में जो हम सबकी रियल लाइफ में बहुत ही यूजफुल होगा ये, आई फील सो, बिकॉज ये चीज़ हम सभी डील करते हैं। Thank you, तो- Jennifer, for an opportunity to be with you. इट्स अ And प्लेजर सर, ऑनेस्टली थैंक यू। एंड हमारे लिसनर्स के लिए भी मैं यही कह सकती हूँ या कहना चाहूँगी कि देखिए गुस्सा तो आता ही है, मुझे भी आता है। तो बात यह है कि इन द एंड आई थिंक जैसे सर ने बताया कि इट्स ऑल अबाउट हम अपने फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाले तक कैसे पहुंचा रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्स करना और अपने आप की जो फीलिंग्स हैं उसे सामने डिस्कस करना, मोर ओवर डिस्कस करना शायद ज़्यादा बेहतर है। एंड सर ने ये भी कहा था कि वैलिडेशन करना ज़रूरी है। तो देखिए आज से मैं तो जो भी सर ने बताया इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेने वाली हूँ। तो यही से शुरुआत करते हैं। वैलिडेशन की बात है तो आप सभी हमारे लिसनर्स हैं, हम सब के लिए बहुत प्यार देते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, क्यों सर? है yes, ना? बिल्कुल। तो इसी के साथ ऐसे ही अगर आपको और भी टॉपिक्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो यस, मैंने आपको वैलिडेशन दी है, आप भी हमें वैलिडेशन दीजिए, एक दूसरे को प्यार बांटेंगे, गुस्सा थोड़ा कम इसी के Yes. साथ होता रहेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 NIVH। हेलो, थैंक यू।